Okay students, we will first move to the next lecture क्लास 10 के लिए और बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो नया टॉपिक की ओर मूव किए हैं उस टॉपिक का नाम है और रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। मैंने तुझे बतलाया बहुत सारे अर्थवॉर्म में क्या होगा या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं जनरली एंड बेसिकली। अब समय आ गया है कि आपको बतलाया जाए रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, यानी कि जो मानवों में ह्यूमन बीइंग्स में रिस्पायरेशन तो करता है और हम लोग करते हैं, इसको में कोई शक नहीं है, बट ये नहीं पता कि इसका प्रक्रिया क्या है या फिर हो कैसे रहा है, हाउ, या फिर मैं तुझसे यूं कहूं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी कि प्रोसेस क्या है। तो उसी प्रोसेस की मैं बातें कर रहा हूं, उसी मैकेनिज्म की बातें मैं करूंगा। बट जब आप मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं कि हम लोगों ने रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कैसे किया, उसको समझने के बाद जो आपका एक टॉपिक आता वो पूरे के पूरे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, या आखिरकार ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या, उसे समझा कैसे जाए। तो मैं तुझसे बतलाऊंगा स्ट्रक्चर से भी, बट वो कहते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर, वो फ्लोर किसी भी बिल्डिंग का फ्लोर पे चढ़ना हो टॉप पे, तो आपको फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़नी होगी या फिर फ्लोर बाय फ्लोर क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से उससे पहले मैं तुझे कुछ बतला दूं, कुछ नॉलेज हो जाए। मैं जानता हूं कि अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो मैंने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, बट दोबारा जान लिया जाए तो कोई हानि भी नहीं है। तो देखो, तो जब लैंड एनिमल्स की बातें कर रहे हैं, वैसा कोई जानवर है जो जमीन पर रहता या फिर जैसे हम लोग ही लायन, टाइगर जो भी है वर्ड्स, तो बेसिकली उसके पास क्या होता है, लंग्स होता है। वो क्या चीज का काम करता है, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में लंग्स होते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स के पास, या फिर जो जमीन पर है। तो ह्यूमन बीइंग्स की बातें हो रही है, हमारे पास तो लंग्स है। तो जिसके पास भी लंग्स है ना, वो लंग्स काम करता है वैसे एनिमल्स में जो लैंड पर है, क्योंकि उसी के पास लंग्स है। और लंग्स वर्क करता है कब, जब एयर है, ऑक्सीजन मौजूद है इन्वायरमेंट में, सूखे में, वाटर में नहीं, मॉइस्चरस में भी नहीं, बल्कि एयर से हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। क्लियर है? तो उसे लिख दिया जाए, लिख लिया जाए, तो लिखेंगे लैंड एनिमल्स, यानी कि वैसा कोई जानवर जो जमीन पर रहता है, सच ह्यूमन बीइंग्स। ये किसी की चर्चा हो या ना हो, बट ये ह्यूमन बीइंग्स का पहले होगा जी। अब क्यों होता है आपको पता है, या फिर ह्यूमन बीइंग्स क्यों या फिर जानवर है क्यों ना बोलूं, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, because we are also a type of animal. Anyways, तो जब कोई भी जानवर है जिसके पास लंग्स होता है, जिसे हम लोगों के पास नहीं लंग्स है, तो जब आप अपना लंग्स का प्रक्रिया का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जान जाते हैं कि कैसे कैसे ब्रीथिंग का साइकिल चल रहा, क्या क्या सिस्टम है, कहां कहां ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो जिसके पास भी एनिमल्स के पास लंग्स है, वो सारे के लिए आप तैयार हो गए हैं और आप जान चुके हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है। ह्यूमन बीइंग्स है, क्या है उसके पास, तो लंग्स है। एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के रूप में हम लोगों के पास लंग्स ही है। अगर नहीं पता कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है,
तो मैं तुझसे बतला दूं कि वैसा कोई ऑर्गन जिससे रिस्पायरेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होता है उसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। जो हम लोगों के पास क्या है, तो लंग्स है। ये बात पता है जी? नहीं पता तो अभी से भी जानिए, नहीं जानते हैं तो कुछ बिगड़ा नहीं है। चलो अच्छी बात, लेट अस सी। चूंकि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है जी, तो मैं बार बार उसी को ही लिखूंगा, घसीटूंगा। तो लिखेंगे ह्यूमन बींग्स आर क्या है। हाँ एक जानवर ही है, बट मैं ये नहीं लिखे आर एयर ब्रेथर्स। मैं ये कह रहा कि हम लोग तो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, बट एयर की मदद से। जो वाटर का ऑक्सीजन नहीं लेते हैं बल्कि एयर समझ लो ना, इसीलिए हम लोगों को क्या कहा गया है, एयर ब्रेथर्स कहा गया है स्टूडेंट। और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिस्पायरेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी रिलीज होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे रखा है। अब जो नहीं बातें पता उसे डिस्कस करनी बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। तो लेट अस सी। एक टर्म आता है जिसका नाम है, बेसिक सा टर्म है, या फिर इनहेलेशन। ये इनहेलेशन आखिरकार होता क्या है, या फिर हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय इनहेलेशन? जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। मैं तुझसे बतलाता हूं कि ये इनहेलेशन आखिरकार ये है क्या। ये इनहेलेशन के बारे में मैं तुझसे कहूं तो जब ऑक्सीजन रिच एयर को हम अपने अंदर खींचते हैं या अवशोषित करते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि समाहित करते हैं, तो वही प्रक्रिया इनहेलेशन कहलाता है। क्लियर है? क्लियर। तो मैं इसे लिख दूं, द प्रोसेस थ्रू विच one can get या फिर टेक क्या ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड, तब क्या कहेंगे जी? तो इनहेलेशन कहेंगे। कहेंगे। क्लियर है? तो इसे लिखोगे, जब ये कंप्लीट हो गया इनहेलेशन, तब एक टर्म आता है और उस टर्म का नाम है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि यहां पे लिखा गया है इनहेलेशन, यानी कि अंदर आएगा, अंदर आने की बातें हो रही है। और यहाँ पे टर्म है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कहने का मतलब हुआ एक्सहेलेशन, यानी कि बाहर जाएगा। कैसे? एक्सटर्नल। तो यहाँ पे क्या है? एक्सहेलेशन, यानी कि एक्सटर्नली, यानी कि बाहर जाएगा। बट क्या? तो देख लो क्या जाएगा। लिखेंगे द प्रोसेस थ्रू विच क्या करेगा? तो वन कैन एक्सपेल का मतलब हुआ बाहर ढकेलना। वन कैन एक्सपेल CO2 रिच एयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो तो ऐसे एयर को शरीर से बाहर ढकेलेगा। और इसी प्रक्रिया का नाम है, बोलो क्या नाम है? तो एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन रिच एयर। तो क्या कहेंगे? तो हमने कह दिया इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। दैट्स अ सिंपल।
जब कॉन्टिन्यूसली इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रक्रिया होते रहता है तो इसी टर्म का नाम दिए हैं और वो टर्म है ब्रीथिंग। क्या नाम दिया है? ब्रीथिंग। क्लियर? क्लियर। तो लगले हाथ एक ब्रीथिंग का मैंने आपको लिखा है ब्रीथिंग का डेफिनेशन, बट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को जानने के बाद हमें पता चल गया कि ब्रीथिंग का एक नया डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, और तो उसे भी क्या कर लिया था, लिख लिया जा लगले हाथ, है ना। 2 मिनट बस लिख लीजिए, मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ inhalation and exhalation is taken continuously, यानी कि लगातार ये जब प्रक्रिया चल रहा है एक्सहेलेशन का और इनहेलेशन का, इसी प्रक्रिया का नाम है, बोलो क्या नाम है? तो ब्रीथिंग इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे जी? ब्रीथिंग क्या है? चलिए आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ब्रीथिंग का। अब हम लोग, अब समय आ गया है कि तुझे बतलाया जाए और सिखाया जाए इस चीज के बारे में। तो इसी चीज के बारे में, इसका मैकेनिज्म क्या है आखिरकार ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो जान लिए कि ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ढकेला, जो मैंने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का नाम दिया। मैं यहाँ पर ध्यान देगा, मैं यहाँ पे इनहेलेशन ऑक्सीजन O2 नहीं लिखा हूं और एक्सहेलेशन CO2 नहीं लिखा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसी प्रोसेस के बाद लिखा दिया डेफिनेशन, इसीलिए तुझे अंडरस्टूड होना चाहिए कि इनहेलेशन हो रहा है, इसका मतलब है O2 अंदर जा रहा है। एक्सहेलेशन की बातें मैं कर रहा हूं तो CO2 बाहर जा रहा है, ये तुझे अंडरस्टूड होनी चाहिए। क्लियर है ना जी? अब समय आ गया कि मैं मैकेनिज्म के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको समझाया जाए, बतलाया जाए पूरे मैकेनिज्म क्या है, प्रक्रिया क्या है, किस चीज का, ब्रीथिंग का, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसे देखेगा और लिखेगा। लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आखिरकार ये जो ब्रीथिंग हो रहा है या फिर जो भी हमने सांस लिया, इनहेलेशन किया एंड एक्सहेलेशन किया, क्लियर है जी? और अभी भी कर रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। CO2 को बाहर ढकेल रहे हो ना और ऑक्सीजन को अंदर ले रहे। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे कैसे हो रहा है, उसके बारे में मैं तुझसे बतलाने जा रहा हूं और सिखलाने जा रहा हूं। तो आओ चलो देखते हैं होगा क्या जब ब्रीथिंग इन किया जाएगा, यानी कि केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, ब्रीथिंग इन यानी कि जब सांस को अंदर लिया जा रहा है, यानी कि क्या किया जा रहा है जी, तो इनहेलेशन किया जा रहा है। इसी फिगर में मैं तुझसे 2 बातें समझा दूंगा। ब्रीथिंग इन यानी कि केस फर्स्ट लिया है, इस सांस को अंदर लिया जा रहा है, यानी कि CO2 इनसाइड आवर बॉडी जा रहा है, नहीं O2 ना। जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, यानी कि ब्रीथिंग इन कर रहा है। तब इस केस में क्या होगा उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और ब्रीथिंग आउट का केस लूंगा, जिसमें मैं तुझसे बतलाऊंगा कि हाउ, कैसे आखिरकार CO2 बाहर ढकेला जाता है जब एक्सहेलेशन की बातें हो रही है। तो पहले बातें कर लें ये ब्रीथिंग इन के बारे में। देखो होगा क्या, जब ब्रीथिंग इन होगा
तब दो घटनाएं घटती है। पहला है ये जो हमारा मसल्स है रिब केस, ये रिब केस का मसल्स, ये जो है वो मसल्स है ये, और ये जो दिख रहा है खाली स्थान ये रिब केस यानी कि हड्डी है ये, और ये मसल्स ही है। क्लियर है ना? तो जो ये मसल है, तो ये मसल होगा क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़न होगा। तो जब ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कब? जब ब्रीथिंग इन का केस ले रहे हैं तब। तो जैसे ही ये रिब केस का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो पूरे के पूरे रिब है, रिब केस है, वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर ये मूव करेगा, एंड साथ ही साथ आउटवर्ड मूवमेंट करेगा। ब्रीथिंग में दो का मेन रोल है, ये रिब केस का और ये डायफ्रागम का। डायफ्रागम कैसे कैसे हो रहा है वो मैं तुझसे बता रहा हूं। हाउ आखिरकार ये प्रक्रिया हो रही है, तो हो रहा है कैसे? एनीवेज लेट अस सी। जब हम सांस को अंदर लिया तो रिब केस के अंदर में ये इसका जो मसल्स है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारा रिब केस कैसा मूवमेंट करेगा? ऊपर की ओर। जैसे तुम सांस लो, अभी दोनों साइड लंग्स है ना जी, एक साइड इधर लंग्स है और इस साइड भी लंग्स ही है। और रिब केस क्या हुआ? रिब केस, जो रिब केस है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे घेरा हुआ है, घेरा हुआ। क्लियर है? ऐसे ये देखो, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ये रिब का मान लो जो मसल है, तो ये हड्डी इसका है ये। तो जब तुम सांस को अंदर ले रहे हो तो क्या देख रहे हो? तुम्हारा चेस्ट में ये हवा जो है वो भर जाता है, और तुम्हारा ये जो रिब केस है वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठ रहा है ना। और साथ ही साथ जो हमारा रिब केस है वो आउटवर्ड, यानी कि जो अभी नॉर्मल कंडीशन में ऊपर की ओर तो गया है और बाहर की ओर भी आता है, आउटवर्ड मूवमेंट शो करता है। ये हुआ रिब केस के बारे में कि जब ब्रीथिंग इन होगा तो क्या होगा। क्लियर है? अब इसके साथ ही साथ मैं तुझसे ये बता दूं कि जब हम ये डायफ्राग्राम का कैसे कैसा मूवमेंट शो करेगा, तो डायफ्राग्राम के बारे में मैं तुझसे बताऊं, डायफ्रागम बोलते हैं इसे। तो डायफ्रागम ये भी मूवमेंट शो करेगा, बट कैसा? तो इसका भी मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो डायफ्रागम है वो नीचे चला जाएगा, मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। कौन? ये डायफ्रागम। कब? जब ब्रीथिंग इन का केस ले रहा है, यानी कि सांस को क्या कर रहे हैं? तो अंदर की ओर ले रहे हैं। क्लियर है जी? क्लियर है? तब आओ कुछ लिख ले, जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में मैं तुझसे बता दूं और उसे देखो। जब ब्रीथिंग इन हुआ, लिखेंगे पहला पॉइंट कि मसल्स, ये दिख रहा है ना, बस इतना काफी है, मैं देखूं या ना देखूं। लिखेंगे मसल्स ऑफ रिब केस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, then rib cage moves upward and outward। तो जो हमारा रिब केज है वो ऊपर की ओर जाएगा और बाहर निकलेगा। क्लियर? तो सर आपने हमको ये बता दिया, ये डायफ्रागम के बारे में भी लिख लो, फिर मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं।
ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव ए लुक डायफ्राम के बारे में मैंने क्या कहा अभी, तो इसका भी वही हाल होगा कि मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन क्या हो जाएगा, देन इट मूव्स डाउनवर्ड। वैसे भी जब ये नॉर्मल कंडीशन में है, दोनों एक साथ है, लेकिन एक ने क्या किया कि ऊपर की ओर चला गया, तो ये क्या हुआ, वैसे भी इससे दूर ही हो गया, दूर हुआ यानी कि नीचे ही है, बट ये वैसे भी नीचे चला जाता है। इसका मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब। तो ये ब्रीथिंग इन क्या आप समझा रहे हैं इससे, ये तो आपने बता दिया ये होगा और कैसे होगा ये भी आपने कह दिया, ये नीचे डायफ्राम चला जाता है, बट इससे क्या फायदा हुआ ये भी बताइए। इससे बेनिफिट है और हुआ भी, क्या हुआ यही जानना चाहते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी व्हाट आई एम गोइंग टू से शेयर विद यू, कि मैं तुझसे क्या बतलाना चाह रहा हूं। देखो ऐसा है, जब ये रिब केस का, जब हमारा ये जो चेस्ट है, लुक एट माय चेस्ट जस्ट नाउ, जब हमने सांस लिया था देखो क्या हो रहा है, क्या देखा, मेरा जो चेस्ट है वो ऊपर की ओर गया और साथ ही साथ जरा सा बाहर निकल करके आता है जी। तो हुआ क्या है, जो रिब केस है वो बाहर की ओर आ गया और ऊपर की ओर चला गया, बाहर आ गया और ऊपर चला गया, और डायफ्राम नीचे। तो जब ऐसा हो गया तो अंदर में जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो जब बढ़ गया अंदर में सरफेस एरिया, तो नोस्ट्रिल के थ्रू यानी कि नोज से ये एयर जो है वो इन हो जाएगा, एयर इन यानी कि जो हवा है उसे अंदर की ओर सैक्ड यानी कि खींच लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा लगता है। एनीवेज, तो ये हमारा ब्रीथिंग इन मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप अटेम्प्ट यानी कि पहला चरण पार कर गए। चलो अच्छी बात है कि सांस अंदर आके कर हमने लिया, तो लिया कैसे, ये मैंने तुझे समझाया डायग्रामेटिकली। एक ही फिगर में दोनों केस मैं बता दूंगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड की बातें मैं कर लूं। केस 2 यानी कि सेकंड क्या ले रहा हूं, तो ब्रीथिंग आउट। जाहिर सी बात है कि O2 कहीं ऑब्जर्व करें, क्लियर है। अब O2 के साथ साथ कुछ और भी तो आ रहा होगा, क्योंकि एयर में जो है वो ऑक्सीजन ही तो नहीं है अकेला, नाइट्रोजन भी साथ जरा सा होगा, क्या जी। इसीलिए मैंने पार्टिकुलर ऑक्सीजन का नाम न लेकर के मैं एयर का केस ले रहा हूं, यानी कि जब सांस को अंदर खींच रहा हूं तब ये सारे कुछ हो रहा या फिर होता ही है, क्लियर है ना। तो ब्रीथिंग आउट का केस ले रहा हूं, यानी कि जब हम सांस को बाहर ढकेलते हैं, यानी कि CO2 को बाहर ढकेलते हैं, सांस ले लिया अब बाहर ढकेल रहा हूं, क्या देखा, जब बाहर ढकेला तो जो हमारा चेस्ट था उसका साइज अपर की ओर उठा हुआ था वो डाउनवर्ड हो गया, यानी कि लोअर की तरफ बैठ गया, क्लियर है। तो कैसे हुआ ये करिश्मा आखिरकार हुआ, तो हुआ कैसे, उसे मैं तुझे बता दूं, सिखा दूं। तो लेट अस सी, डोंट वरी, आई एम हियर। मैं जब यहां हूं ही तो तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। देखो, जब तुम कहते हो कि मैं सांस को छोड़ रहा हूं, यानी कि CO2 को रिलीज कर रहा हूं, तो कैसे, तो जब सांस को छोड़ते हो यानी कि CO2 को बाहर रिलीज करते हो, तो दो घटनाएं घटती है आपके ये पूरे के पूरे लंग्स का जो सिस्टम है उसके साथ, यानी कि रिब केस के साथ
और डायफ्रागम के साथ। ये डायफ्रागम फिर क्या होता है एक्सीडेंट में, ये डायफ्रागम टूट जाता है। तो जैसे ये डायफ्रागम टूटता है ना, आदमी तुरंत मर जाता है यार। क्यों? क्योंकि ये अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं शो करेगा तो कैसा सांस लेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होनी चाहिए ना। इसीलिए जब भी कोई एक्सीडेंट का केस आता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगता है और ब्रेन में चोट, मैं कह रहा हूं कि ब्रेन में चोट है तब वो अलग ही केस हो जाता है। ब्रेन में अगर चोट नहीं है और एक्सीडेंट का केस है, चेस्ट में चोट आ गया है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये इस चेस्ट का एक्सरे लेगा कि कहीं आपका डायफ्रागम सही तो है ना, या फिर कोई आपका रिब केस तो नहीं टूट गया। अगर डायफ्रागम ही टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये इसका बेसमेंट के रूप में काम कर रहा है, फ्लोर के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है ना जी? अरे नहीं समझता है। जैसे देखो, तुम रहते हो कहीं ना कहीं, या फिर हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं रहता है, तो क्या सर रहता है? तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट फ्लोर पर मैं रह रहा हूं या फिर सेकंड फ्लोर पर मैं रह रहा हूं। तुम खुद ही क्यों नहीं बताता मैं फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा हूं या फिर सेकंड फ्लोर पर रह रहा हूं? क्या कहने का अर्थ है? कहने का अर्थ है इसका फ्लोर है तब ना मैं इस पर रह रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम इस छत को तोड़ कर क्लियर कर दो, ये कहां रहेंगे? नीचे गिर जाएगा ना, सब ले दे के नीचे, तहस नहस, सत्यानाश। ठीक उसी प्रकार से ये डायफ्रागम का भी यही हाल है। ये सारे के सारे सपोर्टिंग के रूप में ये काम कर रहा है। डायफ्रागम टूटा तो फिर बहुत प्रॉब्लम, ज्यादा देर तक नहीं जी पाओगे। वैसे डिपेंड करता है कि ये डायफ्रागम में एक्सीडेंट हुआ है तो कितना ये डायफ्रागम का क्षति पहुंचा है, यानी कितना नुकसान हुआ है। क्लियर है ना जी? क्लियर। एनीवेज, ये मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, याद आ गया तो आपको बता दिए, इसीलिए आराम से चलिए। और जो चेस्ट दिखाने का आजकल बॉडी बिल्डिंग का शौक चढ़ा है, तो जरा सा बचकर चलिए, संभल कर चलिए, ना सीखिए, नहीं तो समझ लेना क्या हाल होगा। मैंने अभी भी बता दिया, बहुत प्रॉब्लम है, जान भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, जब सांस को बाहर ढकेल रहे हैं, CO2 को बाहर एक्सपेल कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब होगा ये ना, ये रिब केस और डायफ्रागम जो है वो मूवमेंट शो करेगा। क्या ऐसे? और चलो देखते हैं तो होगा क्या। ये जो रिब केस है वो मूव करेगा इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव करेगा। तब ब्रीथिंग आउट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि मसल्स ऑफ रिब केस, रिंग लिख रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या हो गया। रिब केस सही है ना जी? केस रिलैक्स, रिलैक्स होगा इस केस में। जैसे कि हमने सांस लिया है, अभी नॉर्मल मोड में क्या है, ये स्थिति है मेरा नॉर्मल, लेकिन तुमने सांस लिया है तो इसका साइज बढ़ा रहा चेस्ट का, इसीलिए कोनो पहलवान लोग ऐसे चलेगा सांस अंदर भर के कि मेरा जो चेस्ट का साइज है वो ज्यादा दिखे, ज्यादा मस्कुलरिटी इसमें दिखे। बट जब आप क्या कर रहे हैं, ये ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, तो रिब केस जो है वो रिलैक्स कर रहा है। जब सांस को बाहर निकलिए आराम से, आराम से, नहीं तो रहने दीजिए ना, सांस लेने के लिए रहने दीजिए, तो फिर चले जाओगे। इसीलिए देखो कैसे ये रिलैक्स कर रहा है। ये कौन? ये रिब केस। मसल इसका रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जब मसल रिलैक्स कर गया तो होगा क्या, देन रिब केस मूव्स कैसे, इनवर्ड एंड क्या, डाउनवर्ड। तो नीचे की ओर
और अंदर की ओर धंसेगा और नीचे की ओर ये बैठेगा। रिबकेश यानी कि पूरे के पूरे ये रिबकेश जो इस प्रकार से रहता है, एक रिंग जैसा है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है। अब और चलो देखते हैं आगे क्या होगा इसके बारे में, ये इस डायफ्रागम के बारे में। तो जाहिर सी बात है ये डायफ्रागम का भी मसल रिलैक्स करेगा। तो लिखेंगे कि मसल्स ऑफ इसका तो डायफ्रागम रिलैक्स। वैसे मैं भी बोलते रहता हूं रिलैक्स, जस्ट कूल डाउन। एनीवेज तो रिलैक्स कर लिया जी, तो होगा क्या? वैसे मैं रिलैक्स करने के लिए नहीं आया, इसीलिए तो मैं तुझसे बतला रहा हूं। तो रिलैक्स किया मसल्स ऑफ डायफ्रागम, रिलैक्स। तो क्या होगा इस डायफ्रागम के साथ? डायफ्रागम जो नीचे की ओर गया था वो अब ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, मूव्स अपवर्ड। तो क्या होगा? पूरा एक साम्राज्य में क्या लिख सकते हैं कि इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिबकेस एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्रागम helps our lungs to breathe out। यही जो है वो सांस को बाहर ढकेलने में मदद कर। क्यों ऐसा हुआ? तो क्यों ढकेलने में मदद किया? क्योंकि ये अंदर का एरिया घट गया ना स्टूडेंट, ऐसे घट गया। अरे पहले ये बाहर आ गई, जैसे कि ये है मेरा केस, ठीक है। अब जब तुम सांस इससे अंदर ले रहे हो तो हो क्या रहा है, ये जो है ना, मान लिया ये चेस्ट है तो ये ऐसा फैल रहा है। देखो तो जगह बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया जगह जी। तब सांस अंदर भर गया, लेकिन जब मसल रिलैक्स करता है, रिलैक्स करेगा तो ये जगह घट रहा, तो जगह घट रहा तो जो कुछ भी है वो अंदर से दबाएंगे तो बाहर की ओर आ जाएगा ना। नहीं पता चल रहा? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं एक एग्जाम्पल और उठाता हूं, जैसे बैलून का केस लीजिए जी। तो बैलून में क्या देख रहे हैं कि जब एयर अंदर जा रहा है तो बैलून का साइज बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही एयर को बाहर अगर दबा करके निकाला जाए तो बैलून का साइज घट जाएगा। जस्ट लाइक दैट। एक छोटा सा उदाहरण के मदद से मैं आपको बतला रहा हूं। तो इस केस में भी यही होगा, ये जब बाहर निकलेगा CO2 तो ये जो चेस्ट का साइज है वो घट जाता है। जैसे मैं अभी सांस भरता हूं अपने चेस्ट में, क्या देखा आपने कि जब मैंने सांस को अंदर भरा तो मेरा जो चेस्ट का मस्कुलरिटी है वो बढ़ गया, बट जैसे ही सांस को बाहर ढकेल दिया तो चेस्ट का जो मस्कुलरिटी है वो थोड़ा सा कम दिखने लगा। यही तो होगा। तो यही है स्टूडेंट पूरे के पूरे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो मैंने आपको काफी डिटेल में आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। जितना नहीं बताने लायक था वो भी मैंने आपको बता दिया, सिखला दिया। तो बस यही है। आप ये फिगर को ड्रा करेंगे और ब्रीथिंग, ये फिगर पहले बनाओगे और उसके नीचे केस फर्स्ट लिखना और केस सेकंड लिखना, और पता चल गया ये डाउनवर्ड यानी कि नीचे की ओर जाएगा। मैं अलग अलग फिगर नहीं दिखाया, एक फिगर आपको दिखाया कि ये है वो है, ऐसे से होगा। ये डायफ्रागम जो है वो नीचे की ओर आएगा जब ब्रीथिंग इन रहेगा, और ये सब जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा, और ये लंग्स ऊपर चला जाएगा जब ब्रीथिंग इन का केस है, ताकि जगह ज्यादा हो और अंदर हवा आके भर जाए। लेकिन जब ब्रीथिंग आउट की बारी हो रही है तो सांस बाहर जा रहा है, इसीलिए ये अंदर की ओर छोटा हो जाएगा, और ये जो डायफ्रागम नीचे गया है, क्यों? क्योंकि सांस अंदर जा रहा तो ढकेलेगा तो नीचे जा, लेकिन सांस छोड़ दे रहा तो ये डायफ्रागम ऊपर की ओर चला जाएगा ना। तो वही चीज मैंने लिखाया, समझाया, इसे नोट करोगे, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करूंगा। तो देख लो, इसे लिख लो, सीख लो। तो फिर बस मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है
वो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में काफी डिटेल्स आपको पढ़ना है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आऊंगा। और आज के लेक्चर में मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना, जुड़े रहिए, बने रहिए और लोगों को भी मुस्कुराते रहने दीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह गया था उसका नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कहने का क्या अर्थ हुआ? अब चूंकि तुम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग करने का मैकेनिज्म का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो मैंने तुझसे बतला दिया है और तुझसे सिखला दिया। तो अब करना क्या है? अब समय आ गया है कि मैं तुझसे बता दूं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम आखिरकार ये है क्या, यानी कि पूरे के पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी तुझे लेनी होगी। और यही समय है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी बेसिक सब बातें था, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म था, वो तुमने सीख लिया इसी लेक्चर में। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। कहने का अर्थ ये हो रहा है ना कि आखिरकार हम लोग तो सांस ले ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं ही है, बट ये ऐसा हो क्या रहा है हमारे शरीर के अंदर जो CO2 रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। आखिरकार जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है वो आखिरकार जा कहाँ रहा है और CO2 में कैसे निकल रहा है बदल के, उसी की बातें मैं करने वाला हूं। और वही है रिस्पिरेटरी सिस्टम। यदि तुम पूरे अच्छे तरीके से रिस्पिरेटरी सिस्टम को जान गए कि इसका क्या फंक्शन है, इसका मतलब है तुम इस रिस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म को भी जान लीजिए। देखो ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में क्या है हमारे पास? तो लंग्स है। एक्चुअली एक लंग्स नहीं होता बल्कि दो लंग्स होता है, दोनों साइड होता है। जैसे देख लो, एक साइड इधर हो गया, लेफ्ट राइट लंग्स। क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहले मुझे देखिएगा, ऑब्जर्व करेगा मेरा एक्टिविटी को। अभी अभी तुमने क्या देखा कि जब मैं सांस को अंदर भर रहा था अपने चेस्ट में, तो मेरा चेस्ट का ऊपर मूवमेंट हुआ, ऊपर की ओर उठा। सिर्फ ऊपर ही नहीं उठा बल्कि बाहर भी निकला। उसका क्या सबूत है? उसका सबूत यह है कि मेरा जो शर्ट का बटन है वो टाइट हो गया। इसका मतलब बाहर की ओर भी निकला और ऊपर की ओर भी उठा जब मैंने सांस को अंदर भरा। और एट द सेम टाइम उसी समय तुमने ये भी देखा कि जब मैंने रिलीज किया, एयर को बाहर रिलीज किया, तब हमारा चेस्ट का डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ और जो शर्ट का बटन टाइट था वो बैक टू नॉर्मल हो गया। यानी कि इनवर्ड मूवमेंट हुआ जी, कहा कि बाहर निकलेगा तब ना ये बटन टाइट हो जाएंगे, और जब इनवर्ड मूवमेंट हो रहा चेस्ट तो ये रिलैक्स यानी कि लूजली हो जाएगा जैसे पहले था। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट भी तुझे दे दिया। इतना पता है तो अब जानते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसमें मैं एक बार पीछे वाला भी आपसे रिवाइज करवा दिया हूं। क्लियर है? अब ये नोज है, यानी कि नोस्ट्रिल। नोज से तुमने सांस को लिया, ऑक्सीजन रिच एयर को एंट्री किया। अब ये नोस्ट्रिल से सांस ले, नोज इसलिए बना सांस लेने के क्योंकि इसमें फाइन हेयर्स पाए जाते हैं, छोटा छोटा हेयर्स होता है, और जो कोई भी डस्ट पार्टिकल रहेगा हमारे कहा उस एयर में, तो जो हमारा हेयर मौजूद है नोज में, नोस्ट्रिल में, नासल कैविटी में, या फिर नासल पैसेज भी कहते हैं, जो नोज का नली है उसको नासल पैसेज या फिर नासल कैविटी बोलते हैं। क्लियर है? तो उसी से ये एयर एंट्री लेता है। लेकिन एयर एंट्री लेने से पहले तुझे जानना होगा कि आखिरकार रिस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या। तो ऐसे ही कुछ 6 रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और उसे लिख देते हैं। लिखेंगे रिस्पिरेटरी। कोई पूछेगा कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है जी, तो पता लगा तब ना बताओगे। तो लिखो, हो गया ये नोज, हो गया नासल पैसेज, ट्रैकिया हो जाएगा या फिर ट्रैक
क्या ही इसको पढ़ता, लेकिन पढ़ा जाता ट्रैकिया, फिर क्या हो जाएगा? ये हमारे लंग्स हो जाएंगे, ब्रोंकियोल हो जाएगा, एल्वियोली भी तो हो जाएगा। ये सारे के सारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में जानते हैं और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ही है। कोई पूछेगा कि क्या है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो बता दोगे, नाम बता दोगे। हम लोगों में लंग्स में ये सारे के सारे मौजूद है, क्लियर है। जैसे ही सांस खींचा तो ये एंट्री लिया और ये नोस्ट्रिल से गुजरते हुए, नासल पैसेज से गुजरते हुए ये पहुंच गया तुम्हारा लैरिंक्स से होते हुए ट्रैकिया से गुजरेगा आगे। और ये जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं, ये ट्रैकिया दो भागों में ये बट जाता है, जिसमें से ये जो है ये दो भागों में बट गया जी। अब ये जो है वो फाइनली डिवाइड हो जाएगा किस चीज में? इसका नाम होता है इसका ब्रोंकस। ये एक, जब मैं ब्रोंकस बोल रहा हूं तो इसे भी लिख दो, लिखेंगे ब्रोंकस is the singular of bronchi। ब्रोंकियाई जो है वो प्लुरल है, यानी कि मैं ब्रोंकियाई बोलूंगा या फिर ब्रोंकी बोलूंगा तो ये पूरे के पूरे के डिनोट करेगा, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, ये भी और ये भी। बट मैं ब्रोंकस बोलता हूं जो ये लिखा हुआ है तो ये पार्टिकुलर एक को डिनोट कर रहा है, क्लियर है? क्लियर है, पार्टिकुलर एक को डिनोट किया। और ये जो फाइनली देख रहे हैं ये आगे जाकर के डिवाइड हो गया पार्ट्स में, जिसका नाम है ब्रोंक्यूल। अब ये ट्रैकिया से एयर गुजरते हुए ऑक्सीजन O2 ये इसमें गया इस ब्रोंकस में, और ये ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है ढेर सारे ब्रोंक्यूल में। ये राउंड शेप का ब्रोंक्यूल नहीं बोल रहा है, बल्कि ये जो ब्रांचेस जैसा दिख रहा है इसका ब्रोंकस ब्रोंक्यूल नाम है। अब ये ब्रोंक्यूल जो है वो फाइनली डिवाइड होता है एक सीट के जैसा, एयर सैक के जैसा काम करता है। जैसे सक्शन कैसे देखता है जी, गोल जैसा रहता है, किसी चीज को सक कर लेता है, ठीक उसी के जैसा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है एल्वियोली। अब ये सारा का सारा खेल एल्वियोली में ही होता है। कैसे? देखो और चलो देखते हैं कैसे। वो बिल्कुल कैसा होगा, जो ये एल्वियोली आपने देख लिया तो तीन तरह की नसें होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और भी होते हैं बट यही अभी जानना है। तो जो आर्टरीज हुआ वो सपोज दैट कितना मोटा है तो वेन्स इससे भी कम होगा, और कैपिलरीज तो और कम होगा, जस्ट लाइक ए नीडल। जो तुम कहते हो इंटरनल ब्लीडिंग हो गया एक्सीडेंट के दौरान, तो जो हमारा कैपिलरीज है या फिर वेन्स है, खास करके कैपिलरीज में ज्यादा हानि पहुंचता है। क्यों? क्योंकि पतला सा स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कवरिंग है वो थीन मेम्ब्रेन से बना होगा, एकदम पतला चदरा जैसा, उसमें ओवरफ्लो हो जाएगा ब्लड, कैपिलरीज रैप्चर कर जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग का केस हो जाता है। एनीवेज, तो ये जो एल्वियोली आप देख रहे हैं वो सारा का सारा एल्वियोली इस लंग्स के अंदर में है, और ये जो एल्वियोली है वो कनेक्टेड है कैपिलरी से। एक्चुअली ये एल्वियोली सिर्फ अकेला नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ द एल्वियोली है, बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि जब आप सारे के सारे देखने में लग रहा है कुछ भी नहीं है हमारे चेस्ट में, बट जब मैं सिर्फ एल्वियोली की बातें कर रहा हूं, जब मैं एल्वियोली को एक एक एल्वियोली के उठा करके जस्ट लाइक ए चादर बिछावन की तरह बिछाऊंगा तो
एक्सपेरिमेंट में ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि 80 स्क्वायर मीटर वो क्या करेगा, फैल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एरिया, ये टेनिस कोर्ट के बराबर है जो टेनिस खेला जाता है प्लेयर्स के द्वारा। एनीवेज, ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया, इसे समझ लेना। बाकी जो भी पॉइंट्स तुमको इंपॉर्टेंट लगता है वीडियो को रोक करके आप उसे लिख सकते हैं जो मेरे द्वारा बोला गया है। एनी हाउ, तो सबसे पहले ये एल्वियोली में क्या होगा, एल्वियोली में ही रिस्पिरेटरी गैसेस का अदलाव बदलाव होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोली, एल्वियोली में ही होगा। एल्वियोली का मेम्ब्रेन बहुत थीन है, कैपिलरी से जुड़ा हुआ। कैपिलरी में क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, खून है। तब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन इसमें ज्यादा हो गया एल्वियोली में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोली है जो कि बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया देता है। क्यों, ताकि तुरंत ही ऑक्सीजन जा सके, देरी नहीं हो, देरी होगा तो कहानी खत्म हो जाएगा जीवन का। तो बहुत ज्यादा एरिया मिल गया, इसीलिए तुरंत ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करेगा, वो भी आसानी से जी। हाँ बिल्कुल। तो होगा क्या, ये एल्वियोली में से जो डिफ्यूज करेगा, क्या ऑक्सीजन एल्वियोली में है, जो ऑक्सीजन कैपिलरीज में डिफ्यूज करेगा, और कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, और ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ढोएगा, कैरी करेगा, और हर एक बॉडी पार्ट्स में ले जाकर के फैला देगा, सेंड कर देगा, जहां पे इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा इस चीज के लिए, तो रिस्पायरेशन करने के लिए। क्यों, ताकि हमको एनर्जी मिल सके। और जैसे ही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो ठीक रिस्पायरेशन का बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार बताया, 1000 बार बताते बताते थक जाते हैं। एनीवेज, तो जो CO2 एज द बेस्ट प्रोडक्ट है, अब उसे तो बाहर तो निकलना होगा, तो कैसे निकलेगा, रिलैक्स एंड कूल डाउन। ठीक CO2 जो ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गई और एल्वियोली में कम है, इसीलिए जो CO2 है वो फिर से डिफ्यूज करेगा जी, कहां, इस एल्वियोली को। तो ब्लड कैपिलरीज में लाकर के छोड़ देगा, कैपिलरीज कनेक्टेड है एल्वियोली से, तो जो CO2 है वो डिफ्यूज हो जाएगा इस एल्वियोली में, एल्वियोली फिर से जाएगा इस ब्रोंकियोल में आ जाएगा, ब्रोंकियोल से ये ब्रोंकस में चला जाएगा, ब्रोंकस से ये ट्रैकिया से होते हुए लाइफनेक्स से गुजरते हुए मसल पैसेज से होते हुए नोज से गुजरते हुए CO2 बाहर चला गया। तो पता चलेगा कि CO2 कैसे बाहर जाएगा, जब ऑक्सीजन ने एंट्री लिया और हमारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन आके पहुंचा, तो पहुंचा कैसे, तो यही लंग्स का फंक्शन है, जो कि मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया है, और कैसे उसका मैकेनिज्म भी बताया। इतनी सारी बातें तुझे क्लियर हो जाना चाहिए इसी रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब चूंकि ये सारे का सारा क्लियर होता है, तो मैं तुझे एक प्रश्न का और उत्तर देता हूं कि सर हमको ये बताइए कि आखिरकार ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मैंने तुझसे बतलाया था, बट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में थोड़ा सा और जानकारी लेते हुए मैं तुझसे और कुछ डिटेल में बताते हुए मैं तुझसे ये बताता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या चीज है जो सांस अंदर आ जाता है और फिर सांस बाहर चला जाता है। आईसीयू के केस में तो मशीन ही करता है, सांस को अंदर डालता है, बाहर खींचता है, बट हमारे अंदर में ऐसा क्या हो रहा है जो सांस को अंदर आ रहा है और बाहर भी जा रहा है। रिलैक्स, देखो ऐसा है जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, मैंने बताया था ब्रीथिंग के केस में मैकेनिज्म में, जो हमारा सांस अंदर लिए, तो ये जो हमारा चेस्ट है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा और आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, और डायफ्राग्राम जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारा जो सरफेस एरिया अंदर में है वो बढ़ गया जी, बढ़ गया। जैसे देखो, सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, सपोज दैट कि ये हमारा चेस्ट है। अब ये चेस्ट में सांस ब्रीथिंग इन का केस ले रहा है, तो ये जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हुआ और आउटवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी कि देखो तो ये चेस्ट का साइज बड़ा हो गया अंदर में, इसका वॉल्यूम अंदर में बढ़ गया ना, तो अंदर में बढ़ गया तो प्रेशर लो है, एयर का प्रेशर लो है अंदर में,
और बाहर में एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा से लोअर की ओर जाएगा जी। यही तो पढ़ते आ रहे हो छोटे से लेकर के 10 तक। तो इसीलिए बाहर वाला एयर अंदर आसानी से एंट्री मारेगा। ड्यू टू लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, एयर कम्स इनसाइड द लंग्स और एंटर इनटू द लंग्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया। और बाहर CO2 कैसे निकलेगा? तो चूंकि अंदर में भर गया, तो CO2 जो है वो क्या हुआ, हमारे चेस्ट में ज्यादा हो गया ट्रैके से गुजरते हुए। जब हमारे चेस्ट में ज्यादा हो गया और बाहर कम है, तो अब ये ब्रीथिंग आउट के केस में ये हमारा जो लंग्स है ये रिलैक्स करेगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये इनवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी छोटा हो गया। तो प्रेशर अंदर में बढ़ जाने के कारण और बाहर में कम के कारण जो CO2 है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाएगा। एयर भी कोई कहता है कि हवाएं कैसे बहती है, तो मैं कहता हूं कि मैं क्या कहूंगा, यही बताया ही गया है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर फ्लो करता है। जैसे कि कहते हो कि जो एयर है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बह रही है, इसका मतलब जैसे कि तुम कहते हो कि जो एयर है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्थ का प्रेशर ज्यादा हुआ और साउथ का प्रेशर कम है, तभी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे चेस्ट के साथ, हमारे लंग्स के साथ होता है चाहे वो कैसे भी बहे। एनीवेज यही कॉन्सेप्ट है और आपको ये समाप्त होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मैंने आपको आई हैव गिवन यू कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ लिखाने लायक बातें नहीं है। एक चीज है जो लिखा जा सकता है और वो ये है कि रेस्पिरेटरी एनीवेज तो ये होगा क्या कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अदला बदला कहां होगा? तो इसी एल्वियोली में लिखेंगे टेक्स प्लेस। कहां होगा गैसेस का एक्सचेंज? इस हमारे लाइन में तो एल्वियोली में होता है। क्लियर है? क्लियर है। बस आज के लेक्चर में यहीं पर आपको छोड़ता हूं, फिर से मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहिए। चलो ठीक है।